फ्रेजाइल जो लैंड है उसका इशू बड़ा अलार्मिंग है। क्या ही यही रहे कि पावर प्रोजेक्ट्स लगने से, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगने से जो खुदाई हुई है या जो वहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ है, इसलिए लैंड फ्रेजाइल होगी। तो वहाँ घटना ही हिमाचल ऑल्सो आपका इलाका किन्नौर, हमारा चंबा कुल्लू मनाली, ये एरिया भी फ्रेजाइल है, वहाँ भी इस तरह का ही घटनाएं बढ़ गई। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को एक तो किस तरह से जोशीमठ के साथ देखते हैं, दूसरा यहाँ हमारे सतलुज चुनाव रावी बेसिन में सॉरी प्लीज आप कितना ये मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, क्या रोड मैप है आगे, कैसे इसको प्रिवेंटिव मेजर करेंगे, जो अभी तक सर्वे हुए वो सिर्फ सर्वे तक रहे, इसको ज़मीन पे कैसे उतारेंगे ताकि लोगों में जो भी डर का माहौल उस तरफ भी बना हुआ है, 3-4 जगह पे यहाँ भी स्लाइड हुआ। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे एलेबोरेट करके इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर करेंगे? चलो जोशीमठ की जो घटना है वाकई एक आई ओपनर भी है और बहुत सारी बातें इसमें आ रही हैं और सारा जो है अलग अलग जो है इसमें रीजंस है जिस कारण आज जोशीमठ जो है इस स्टेज पे पहुंचा है। ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट भी इसका एक कारण है, परंतु खाली हाइडल प्रोजेक्ट ही एक कारण ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये उत्तराखंड यूपी में था 1976 में भी जो है जब प्रोजेक्ट्स नहीं थे वहाँ पर, उस समय भी वहाँ पर चेतावनी दी गई थी कि जोशीमठ जो है बहुत ही एक फ्रजाइल इलाका है और ग्लेशियर के जो अवशेष है उस पर जो है ये पूरा का पूरा जोशीमठ का इलाका आता है। उसके बावजूद जो है वहाँ पर प्रोजेक्ट बने और आप जानते हैं कि प्रोजेक्टों में ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश में भी हो चाहे उत्तराखंड में भी हो, जो प्रोजेक्टों को जो टनलिंग का काम है वो जो है हम सस्ते के चक्कर में गए हैं। बारूद यहाँ पर सस्ता है और बारूद के द्वारा ब्लास्टिंग के द्वारा हम टनलों का निर्माण करते रहे हैं और इसके कारण जो है बहुत जो है ऊपर की ज़मीन में जो दरारें पड़ना या जो ऊपर के जो टनल के ऊपर पहले के बने हुए जो भवन है उनको भी नुकसान हुआ है। और जब मैं पहली बार एमएलए बना था 1995 में, तो हमारा नतपा झाखड़ी प्रोजेक्ट जो है ये आखिरी स्टेज पर था। तो उस समय बहुत लोगों में रोष था कि जो 29 किलोमीटर का जो टनल था नतपा से लेके झाखड़ी का, उसके जो बीच में जहाँ जहाँ जो टनल के ऊपर गांव आते थे उनमें क्रैक्स मतलब उसमें भी डेवलप हो रहे थे, परंतु उस समय ये प्रोजेक्ट वाले मानते नहीं थे। उनका ये कहना था कि ब्लास्टिंग से जो है ओवरहेड कोई नुकसान नहीं होता है। तो शायद हमने पहली बार जो है वहाँ पर एक साइंटिफिक सर्वे कराया कि ऊपर जो है टनल के जो ऊपर के जो कहीं भवन है या कोई अन्य जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान होता है नहीं होता है। तो कंपनी ने उस समय एनजेपीसी ने जो है कोई बेंगलोर की कोई कंपनी को एंगेज किया था उसको स्टडी करने के लिए, और उनका रिपोर्ट जो है तकरीबन नेगेटिव आ रहा था कि कुछ नहीं होता है। हम उस समय इस बात को हमने नहीं माना, हमने दोबारा से वही कंपनी जो इसका रिपोर्ट दे रही थी उनको बुलाया और टनल के नीचे जो है अंदर जितना बारूद डालते थे एक एक होल में ब्लास्टिंग के लिए पूरा डालने भेजा, अपने लोग भी रखे और ऊपर जो सिस्मोग्राफ लगाए थे वहाँ भी अपने लोग रखे। तो उसमें जो है जब ब्लास्टिंग किया तो ऊपर सिस्मोग्राफ का जो है सुइयाँ घूमने लगी, तो उससे इन्होंने माना कि भाई ऊपर जो है टनलिंग करने से जो है नुकसान होता है। और पहली बार जो है इस प्रोजेक्ट में कोई 3.5 करोड़ के करीब लोगों को मुआवजा जो है छोटे छोटे क्रैक्स थे जो मकानों के थे या जो दरारें पड़े थे उसका मिला है। तो ये सही है कि मतलब इस किस्म के अनसाइंटिफिक टनलिंग से जो है नुकसान होता है। हम तो उसी ज़माने से कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें ज़्यादा लंबा टनल का अगर काम होना है उसको टीवीएम के माध्यम से किया जाए। टीवीएम बड़ा सेफ वो साइंटिफिक तरीका है। आज हमारे जितने भी मेट्रो में रेलवेज का काम हो रहा है, मेट्रो रेल्स बन रहे हैं, ऊपर जो है आपके बहुत जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, स्काईस्क्रेपर्स है, उसके नीचे से भी सुगमता से जो है टनल बन रहा है और कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो अगर हमने पर्यावरण को बचाना है तो हमें जो है मॉडर्न
तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, साइंटिफिक तरीके पे जाना पड़ेगा। ये मैं जो है कहना चाहता हूँ इस नहीं बारे सर, में। इन्हीं सारी घटनाओं को देखिए, जैसे आपका उन्नी का इलाका होगा, निगलसरी वाला इलाका होगा, आजकल सापनी में भी कह रहे हैं कि लैंडस्लाइड हो रहा है। रीज़न इसका ये भी रहा कि अनसाइंटिफिक एक्सकवेशन हो रही है। तो क्या अब लोग तो कह रहे हैं कि अगर जोशीमठ जैसे हालत होगी तो वी से नो मीन्स नो प्रोजेक्ट्स, ब्लैंकेट बैन लगाना तो संभव है क्या? नहीं, अब आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। अगर हमने अपने जो है अपने को सर्वाइव भी करना है, इकोनॉमिक रूप से सर्वाइव भी करना है, हमें जो पर्यावरण के साथ दोस्ताना जो है ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। और आप जो मेरे किन्नौर के जो स्पेसिफिक नाम गिन रहे हैं, अब ये सारे प्रोजेक्टों से नहीं है लिंक्ड। ये जो आपका उर्नी वाला जो आप बता रहे हैं, 1982 से पहले भी जो है वहाँ पर लगातार ब्लॉकेट्स होते रहे। अभी ठीक है कि इसके नीचे से जो है करसम वांगतू का प्रोजेक्ट का टनल भी जा रहा है, उसने इसको जो है और ज़्यादा जो स्लाइड था उसको ट्रिगर जरूर किया है। और जहाँ पर अभी आपका इसकी बात कर रहे हैं आप सापनी के नीचे से कोई टनल नहीं है। वहाँ का स्लाइड के रीजंस डिफरेंट है और डिफरेंट इलाके में डिफरेंट है। जहाँ टनलिंग है, एक पार्ट मैं बिल्कुल कहता हूँ टनलिंग बिल्कुल एक मुद्दा है वहाँ पर हर जगह पे टनल नहीं है। अभी आप पीछे बटसेरी में हादसा हुआ, बटसेरी में कोई टनलिंग का काम नहीं हुआ है। वहाँ से जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में है। तो अब लोगों को जानकारी नहीं है और ये एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं वो बिकॉज ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट्स। ये ऐसा नहीं है। हिमाचल में कोई 1500 से ज़्यादा प्लेसेस जो है आइडेंटिफाई किया है कि जहाँ पर स्लाइड्स हैं, और इनमें से ज़्यादातर जो है स्लाइड्स उसके कारण और हैं प्रोजेक्टों का। एक कुछ इसमें से प्रोजेक्ट्स का भी है और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ प्रोजेक्ट्स नहीं भी है। तो क्या लोगों को भी और कंपनीज को भी, आप दोनों को मोटिवेट करेंगे कि वी नीड टू बी साइंटिफिक और प्रोजेक्ट्स भी लगने चाहिए, जोशीमठ जैसे हालात ना हो, इसको लेके भी क्या एक अवेयरनेस कैंपेन होगी? अब जोशीमठ के तरह जो एक आप कहेंगे कि 2010 में रेकोंग पीओ जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, वहाँ भी बहुत सारी इमारतें जो है सिंक कर गई। 2-4 बड़े बड़े इमारतें तो गिरी गई उसमें, पर उस हमारे रेकोंग पीओ के नीचे से कोई टनल नहीं है, परंतु वहाँ पर रीज़न जो है डिफरेंट है। अब उसको साइंटिफिकली अगर आप उसको स्टडी करेंगे किस तरह से वहाँ का पानी का रिसाव है या कोई सीवरेज की प्रॉब्लम है। बहुत सारे गांव में कई जगह पे जो है सीवरेज की दिक्कत है, कई जगह पे पानी की निकासी की दिक्कत है, कई जगह पे नेचुरल जो है स्लाइड्स है जिसको अनअवॉइड कर सकते हैं। हमारे पास अभी तक ये भी नहीं है कि क्या कारण है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई जैसे उसमें पानी का रिसाव हो रहा है और ओवर ए पीरियड जो है पानी के रिसाव होने से जो है ये जो स्लाइड्स जो है ट्रिगर हो रहा है, या उसका टोपोग्राफी ऐसा है। कई जगह पे रोड कंस्ट्रक्शंस है, वाइडनिंग का काम भी बहुत ज़रूरी भी है, और फिर उसमें भी हम लोग बारूद के द्वारा ब्लास्टिंग के द्वारा कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन से भी हो रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर और जो भी प्रोजेक्ट जहाँ भी बनाना चाहते हैं, चाहे हाइडल है, चाहे सीमेंट है, चाहे कोई भी है, हर एक का जो है पहले एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। करने को तो अब भी हो रहा है परंतु वो प्रॉपर नहीं है लगता है। सब कुछ करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो समझता हूँ कि जोशीमठ जैसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए। फाइनली आप इसको फोकस एरिया बनाएंगे, जो स्टडीज हो रही है वो कंप्लीट हो और उसका रिपोर्टिंग प्रॉपर हो, सो दैट आगे का जो नेक्स्ट फेज है कंस्ट्रक्शन या जो भी काम का इसमें यही है कि जब एक आध घटना होती है तो हम सब जाग जाते हैं, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं चाहे प्रेस है, परंतु जो लंबे अरसे से हमारे जो ये प्रॉब्लम्स है उसको जो है प्रॉपर स्टडी करके हमें जो है उस पर काम करने की जरूरत है। सर आप बागवानों के साथ अधिवेशन भी करने वाले हैं और आपने कहा मैं खुद एक बागवान हूँ, किस तरह का अधिवेशन रहेगा, क्या क्या इसमें? अभी हमने इंटरनल मीटिंग्स की है। आज भी एक इंटरनल मीटिंग हमने डायरेक्टरेट में रखा है। वहाँ पर मैंने कुछ हमारे जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज हैं जो आज अवेलेबल हैं उनको भी इनवाइट किया है, उनके भी सुझाव लेंगे और बागवानों से भी हम जो अलग से बैठक करके ताकि हमारा सीज़न से पहले हम कुछ न कुछ मतलब निर्णय ले पाए और उसके लिए हम पूरी कोशिश करें। एपीएमसी एक्ट को लागू करने की सर बागवान लंबे अरसे से मांग करते आए हैं और बागवानी बोर्ड की गठन की भी मांग हो रही है, क्या सरकार इस दिशा में बढ़ेगी आगे? मांग है बागवानी बोर्ड होना चाहिए, बहुत सारे बोर्ड बन रहे हैं।
अभी हमें देखना है कि बोर्ड का कितना कारगर होगा। अगर जरूरत होगी तो बोर्ड का गठन करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले हम जो है किसानों के साथ, बागवानों के साथ एक ग्रीवेंस जो सेल है, हम अपने लेवल पे जो है डायरेक्टरेट लेवल पे कोशिश करते हैं। अगर उसमें हमारे लिए ज़रूरत पड़े तो बोर्ड भी गठन करेंगे। बोर्ड गठन करने में कोई परहेज नहीं है। सर, एक किन्नौर के लिए प्रोजेक्ट था 50 करोड़ रुपए का बागवानी के लिए, और उसमें कोई टेंडर भी नहीं आया। केंद्र का 1.5 साल पहले का प्रोजेक्ट है, तो उसमें आपने रिपोर्ट भी मांगी है। उसके बारे में आज बैठक रखी है मैंने, 3 बजे डायरेक्टर में जा भी रहा हूँ, और उसमें इन्होंने काम शुरू किया, ऐसा नहीं है, इन्होंने छुटपुट काम शुरू किया है। तो मुझे लग रहा है जो प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे स्केल पे इन्होंने लिया हुआ है। जैसे 5000 पेटी का CA बनाने की बात हो रही है, उस 50 करोड़ में तो कोई उसका बेनिफिट होने वाला नहीं है, तो उसको रिव्यू करना पड़ेगा हमें। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉर्डर एरियाज हमारे जो चाइना पाकिस्तान के साथ रखते हैं उनके लिए पहले से ऑलरेडी स्कीम थी। उन बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, वहाँ जो हैबिटेंट्स हैं उनको और मजबूत करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक नई स्कीम वाइब्रेंट विलेज स्कीम शुरू करी है। लेकिन ड्यूल विलेज स्कीम उस तरफ की भी है जो पड़ोसी है, उनके सिग्नल के इशू है, यहाँ रोड कनेक्टिविटी की इशू है। काम उस पर शुरू हुआ, कितना आगे बढ़ा, क्या रिपोर्ट है उस पर? हमारे बॉर्डर एरियाज में खासकर जो हमारा जिला किन्नौर है, हमारे 2 ब्लॉक्स हैं, पूर्व ब्लॉक और कल्पा ब्लॉक में, और हमारा स्पीति जो लाहौल स्पीति का ब्लॉक है स्पीति, ये जो है तीनों को जो है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में लिया गया था। और इसका फ़ायदा बहुत हो रहा था हमें, क्योंकि इसमें जो है एक हमें डेडिकेटेड एक बजट जो है सालाना मिलता था, जिसमें करीब 30 से 35 करोड़ रुपए जो है मेरे किन्नौर में, और 15 तक जो है 15 से 20 करोड़ जो है स्पीति के एरिया को मिलता था। और इस फंड से जो है हम GADP के फंड से बहुत सारे स्कीम है, जैसे IPH के कोनों के स्कीम है, कुछ छोटे सड़कों का है, कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट्स के काम है, इनको जो है बूस्टअप मिलता था। क्योंकि ये हमें जो है एक किस्म से हमारा जो रेगुलर बजट होता है ट्राइबल सब प्लान, उसके अतिरिक्त था। तो जो हम फंड जो है कन्वर्जन से जो है जो काम हम तेज़ी से कर पा रहे थे। परंतु अभी पिछले 3-4 सालों से भारत सरकार ने जो है BADP के कंसेप्ट को जो है एक किस्म से समाप्त ही कर दिया है, और 3-4 सालों से बजट भी नहीं आया। अभी थोड़ा सा बजट जो है बाद में, अभी जो पुराने काम थे उसके लिए आया, बाकी बहुत सारे काम हमारे BADP के आधा अधूरे पड़े हैं। फिर इन आधा अधूरे कामों को पूर्ण करने के लिए कोई बजट नहीं है, और तुरंत इन्होंने जो है एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस कर दिया है, BADP को दरकिनारे कर दिया है, और एक वाइब्रेंट विलेज के नाम से इन्होंने जो है स्कीम लाई है भारत सरकार ने। तो अब कितना वाइब्रेंट है अभी देखना रहता है। अभी हमारे जितने भी विलेजेस हैं, इन सब से जो है पंचायतों से इनसे स्कीमें मांगी गई, शेल्फ्स मांगे गए, और सब ने भेजे हैं स्कीम्स 22-23 के लिए, बड़े भारी स्कीम्स भेजे हैं। परंतु अभी मालूम हुआ है कि सिर्फ केवल एक गांव जिला किन्नौर का, जो हमारा कोनुचारंग का गांव है, उसको जो है लेने की बात हुई है, और उसके लिए भी कितना बजट ये देंगे वो अभी तक नहीं है, क्योंकि अब तो साल ख़त्म हो रहा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर तो क्लोजिंग पर है, तो पता नहीं कितना बजट आएगा। अभी तक इसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं है। कनेक्टिविटी इज बिग इशू। ये सारी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, टेलीकॉम और दुनिया के दौर में, तो कैसे मैसेज, कैसे संदेश, कैसे चीज़ें आगे बढ़े? अब कनेक्टिविटी के बारे में 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ आपसे। BSNL जो हमारा गवर्नमेंट का अपना जो है PSU के उसमें था, BSNL ने पहले जो है दूर दराज के इलाके बड़े अच्छे कवर किए, और साथ में जो इनको लाइसेंस मिलता है प्राइवेट, जो इसमें हमारे पार्टीज हैं जैसे जियो है, एयरटेल है, इन लोगों ने जो है बहुत लेटर स्टेज में जो है जनजातीय इलाकों में अपना नेटवर्किंग का काम शुरू किया, जबकि लाइसेंस के मुताबिक इनको भी साथ साथ में करना था। तो ये देखते हैं कि प्रॉफिट जहाँ पर होने वाला है वहाँ तो बढ़िया हाई पावर्ड इक्विपमेंट भी लगा रहे हैं, और जो दूर दराज के इलाकों में जो है इन्होंने अभी जो इक्विपमेंट वहाँ पर जो लगाया है, इसका नेट का जो है वो जो है इतना फ़ायदेमंद नहीं है, बहुत वीक किस्म के ट्रांसमिशंस लगाए हैं। तो ये एक बड़ा इशू है कि ये जो है हाई पावर्ड होने चाहिए, ताकि जो है गांव में जो लोगों को जो है 2-2 किलोमीटर दूर जाके कहीं टीले पे खड़े होके जो है सिग्नल की लेने की कोशिश करें।
माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत हल्ला पाया हुआ है कि बॉर्डर एरिया में जो है हम सड़कों का जाल बिछाएंगे, फलाना करेंगे, पर हमारे जो गांव है, ज़्यादा जितने भी बॉर्डर एरिया हमारा हिमाचल का है, वहाँ तक अभी सड़कें तकरीबन गांव के तक पहुँच गई है, पर गांव से आगे जो LAC तक जो सड़कें बननी चाहिए, जैसे हमारा जैसे लास्ट गांव कुंग चारंग है, एक वैली से जहाँ से तिब्बत का या चाइना का बॉर्डर होता है, उससे आगे 25-30 किलोमीटर आगे और जो है जहाँ LAC है वहाँ तक हमें रोड बनाने की ज़रूरत है। इसी तरह से हमारे जो है अन्य इलाके हैं जहाँ बॉर्डर जैसे नेशन का इलाका है, उसके साथ में भी बॉर्डर लगता है 30-40 किलोमीटर आगे से, तो वहाँ तक जो LAC तक सड़कें जानी चाहिए। अभी छितकुल के एरिया से काफ़ी नज़दीक तक हम लोग आगे बढ़े हैं, 20-25 किलोमीटर सड़क गई है। इसी छितकुल के तरह जो है सारे बॉर्डर्स के LAC तक सड़कें जानी चाहिए, उसके लिए ज़्यादा बजट मिलना चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग हमारा नेशनल हाईवे जो 5 है, जो हमारा ओल्ड क्या कहते हैं, ये जो हमारे पूरा का पूरा लाइफ लाइन है इस बॉर्डर एरिया के लिए, अब इसमें जो है वाइडनिंग का काम हुआ है, परंतु उसको जो है स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसको जो है और सेफ बनाने की ज़रूरत है, उसको जो है उसकी ड्राइविंग से जो सरफेस है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और जो ओल्ड ST रोड है हमारा, एक पुराना तिब्बत सड़क जो काफ़ी अब बीच में मतलब मोटरेबल भी हो गया, परंतु उसको एक अल्टरनेट रोड के रूप में विकसित करने की ज़रूरत है, ताकि मतलब अगर जैसे नेशनल हाईवे अभी जो हमारा है उसमें कहीं भी मतलब, क्योंकि बहुत सारे स्लाइडिंग जोन्स हैं, बहुत सारे पुलें हैं, तो अगर जब कहीं उसमें बाधित होता है तो ओल्ड ST रोड को भी जो है अगर हम इसको कम से कम और नहीं तो मीडियम जो है रोड के रूप में विकसित करेंगे तो हमारे लिए बॉर्डर एरियाज़ के लिए भी और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत अच्छा एक प्रपोजल है।